हेलो बच्चों, आज हम लोग नवंबर 20 के लिए अमेंडमेंट को कवर करेंगे सीए फाउंडेशन के पेपर 2 में। वैसे तो ये अमेंडमेंट मई 20 से ही एप्लीकेबल है, लेकिन कोविड-19 की वजह से क्योंकि मई 20 के पेपर नहीं हो पाए हैं, तो एक तरीके से नवंबर 20 में पहली बार ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे। कंपनी एक्ट 2013 में ये अमेंडमेंट आए हैं और कंपनी एक्ट 2013 में कुल 5 डेफिनेशन में ये अमेंडमेंट आए हैं। जो हम 5 डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं उसमें छोटे छोटे से अमेंडमेंट हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीए फाउंडेशन में नॉर्मली अमेंडमेंट नहीं आते हैं। सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल में तो हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते हैं, लेकिन सीए फाउंडेशन में जो सिलेबस है हमारा नॉर्मली इस तरह का नहीं है कि रिपीटेडली उसमें अमेंडमेंट आए। लेकिन पहली बार मई 20 के लिए, लेकिन क्योंकि मई 20 के पेपर नहीं हो पाए तो नवंबर 20 के लिए ये अमेंडमेंट है। और विश्वास रखिए कि इन 5 डेफिनेशन में से कुछ ना कुछ आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो बहुत कम मेहनत में आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ये अमेंडमेंट करके गए हैं। 5 से 7 नंबर का इन 5 डेफिनेशन में जरूर पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट को। जिन लोगों ने मेरी नॉर्मल क्लासेज की हुई हैं नवंबर 20 के लिए, तो ऑलरेडी उन क्लासेज में ये अमेंडमेंट कवर्ड हैं। तो जिन लोगों ने मेरी क्लासेज नहीं की हुई हैं तो उन्हें ये अमेंडमेंट क्लासेज उनके लिए हैं बेसिकली। अदरवाइज जिन लोगों ने मेरी कंपनी 2013 की अमेंडमेंट मतलब नॉर्मल क्लासेज भी की हुई हैं, तो मैंने उनमें अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली कवर कर रखे हैं। पहला जो अमेंडमेंट है वो है ओपीसी के अंदर। ओपीसी यानी कि 1% कंपनी। 1% कंपनी में कौन व्यक्ति मेंबर बन सकता था या कौन व्यक्ति नॉमिनी के रूप में काम कर सकता था, तो उसके लिए जो कंडीशन थी वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, अब वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी डेफिनेशन को बदला गया है। अगर आपको पता है, पुराना ध्यान है, तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ 1% कंपनी वो व्यक्ति होता था जो पिछले कैलेंडर ईयर में 182 डेज कम से कम रहा हो। तो कैलेंडर ईयर को सब्स्टिट्यूट करके वर्ड लाए हैं लोग फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर हमेशा होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की जो डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 में दी हुई है, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपको बिल्कुल भी कैलेंडर ईयर यूज नहीं करना है। अगर कैलेंडर ईयर आप यूज करेंगे तो बिल्कुल नंबर आपको, अगर डेफिनेशन पेपर में आती है कि ओपीसी के लिए कौन कौन मेंबर बन सकता है, ओपीसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नॉमिनी बनने के लिए, और रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ 1% कंपनी किसे कहा जाता है। अगर ये डेफिनेशन आती है तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ 1% कंपनी ए मेंबर इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर he resides for at least 182 days। कैलेंडर ईयर की जगह आपको लिखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर। तो पढ़िए मेरे साथ। मीनिंग ऑफ रेजिडेंट डायरेक्टर एट द कंपनी, 3rd अमेंडमेंट एक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो है दिस इज कवर्ड अंडर ओपीसी। सिग्निफिकेंट पॉइंट पेज नंबर 5.10। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने इंस्टीट्यूट की ही पब्लिकेशन को यूज किया है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने स्टडी मटेरियल निकाला हुआ है, जो स्टूडेंट के पास पहुंचा हुआ है, और उस स्टडी मटेरियल में आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, तो इसमें पेज नंबर 5.10 हम निकालते हैं। पेज नंबर 5.10 में ये ओपीसी के अंदर एक टॉपिक है और उसके अंदर ये अमेंडमेंट है। ये कह रहे हैं बाकी थ्योरी जो है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन पेज नंबर 5.10 पर जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग है वो हम चेंज कर रहे हैं। देखिएगा ये आपके निकल गए पेज नंबर 5.10 और यहाँ पर रेजिडेंट इन इंडिया की जो डेफिनेशन है वो आपको दिख रही होगी। ओनली
only a natural person who is an Indian citizen and resident in India, person who has stayed in India for a period of not less than 182 days immediately preceding the calendar year। तो ये जो वर्ड है कैलेंडर ईयर, इससे चेंज करके किया गया है फाइनेंशियल ईयर। तो आपको अपने स्टडी मटेरियल में कैलेंडर ईयर को हटा के फाइनेंशियल ईयर कर देना है। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वही है जो आप पुराने समय में पढ़ते हुए आए हैं। इन्होंने जो अमेंडमेंट के नोट दिए हैं, तो यहाँ पर एक जरूर गलती कर रखी है हेडिंग में, तो उस हेडिंग से हम मिनिमम रेजिडेंट डायरेक्टर एट द कंपनी एक्ट, तो यहाँ पर रेजिडेंट मेंबर, बेसिकली रेजिडेंट मेंबर या रेजिडेंट पर्सन कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ ओपीसी। ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन चेंज हुई है वो है स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पहले भी इंपॉर्टेंट थी, अब क्योंकि अमेंडमेंट आ गया है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। स्मॉल कंपनी का जो जन्म है कंपनी एक्ट 2013 में ही हुआ था। कंपनी एक्ट 1956 में इस तरह की कोई कंपनी मौजूद नहीं थी। स्मॉल कंपनी कौन होती है? आपको पता है स्मॉल कंपनी ऑलवेज प्राइवेट कंपनी होगी, यानी कि अगर पब्लिक कंपनी होगी तो वो स्मॉल हो ही नहीं सकती, बावजूद इसके कि वो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड भी कर ले। अगर आप होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडी कंपनी है तो भी आप स्मॉल कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप सेक्शन 8 में यानी कि नॉन मेकिंग प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, लाइसेंस ले रखा है, तो भी आपको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। और अगर आप कोई स्पेशल एक्ट से गवर्न बॉडी कॉर्पोरेट हैं, जैसे आपका इंश्योरेंस कंपनी होती है तो वो कंपनी एक्ट में लगता है, इसके अलावा स्पेशल एक्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट में लगता है, बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग एक्ट में लगता है, वो कंपनी एक्ट में लगता है। तो अगर इस तरह की कंपनियां हैं तो आप स्मॉल नहीं हो सकते। तो अगर आप स्मॉल कंपनी रहना चाहते हैं तो इन 3 कैटेगरी जो नीचे मैंने सर्कल किया है ये होने ही नहीं चाहिए। पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। क्या कंडीशन है? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, पहले भी ये था। और सच हायर अमाउंट एज मे प्रेस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। तो ये जो 50 लाख, ये जो 10 करोड़ है, ये पहले 5 CR होता था, यानी कि अभी भी स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद से जब ये कानून पास कराया तो गवर्नमेंट के पास ही पावर रख दी गई है, क्योंकि आज 50 लाख अमाउंट छोटी है उनके हिसाब से कि स्मॉल कंपनी 50 लाख तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो जो वैल्यू आज 50 लाख की हो सकता है कल 1 करोड़ की हो, परसों 2-4 साल बाद 4 करोड़ की हो। तो गवर्नमेंट ने एक बार कानून पास करा के रख लिया और कह दिया कि 10 करोड़ तक भी हम लोग कर सकते हैं। पहले ये जो लिमिट थी गवर्नमेंट के पास केवल 5 करोड़ तक की थी, अब इसे बढ़ा के 5 करोड़ से क्या कर दिया गया है, 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अभी 10 करोड़ नहीं है, लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो ये लिखनी पड़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ कंपनियों के लिए 50 लाख है, कुछ कंपनियों के 1 करोड़ है, कुछ कंपनियों को 2 करोड़ है। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इसका जो पर्पज है वो ये है कि 50 लाख अभी है, लेकिन गवर्नमेंट इस 50 लाख को बढ़ा के कभी भी 10 करोड़ तक कर सकती है। यानी कि 1 करोड़ भी कर सकती है, 1.5 करोड़ भी कर सकती है, 10 करोड़ भी कर सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट आपकी 50 लाख है। क्यों? तो 50 लाख से ज्यादा आपकी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ टर्नओवर ऑफ व्हिच एट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, ये एडिटेड है। और सच हायर अमाउंट एज वी प्रेस्क्राइब बट शैल नॉट बी 100 करोड़। ये जो 100 करोड़ है, पहले ये आपका 20 करोड़ रुपए हुआ करता था। यानी कि ना एक स्मॉल कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, एंड साथ ही साथ उसका जो टर्नओवर है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो 50 लाख को 5 करोड़ कर सकती है, 10 करोड़ कर सकती है। इसके अलावा जो टर्नओवर है आपका वो 2 करोड़ से लेकर वो 100 करोड़ तक कर सकती है। जो इस समय 10 करोड़ है वो पहले 5 करोड़ थी, ये अमेंडमेंट है 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ आया है। जो पहले 20 करोड़ टर्नओवर था उसकी जगह 100 करोड़ को रिप्लेस किया गया। ये छोटे छोटे अमेंडमेंट हैं।
इसे भी अगर आप चाहें तो स्टडी मटेरियल में 5.11 पर देख सकते हैं। तो 5.11 पर जब आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे तो जो मैंने लिखा है कि पहले क्या था 5 करोड़ 20 करोड़, तो वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन में चेंज हुआ है, छोटा सा अमेंडमेंट है। सब्सिडी कंपनी क्या है? इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, यानी कि होल्डिंग कंपनी वो है जो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पर, या कंपोजिशन का मतलब आधे ज्यादा जो डायरेक्टर हैं अगर एक कंपनी की मर्जी से हटाए जाते हैं या रखे जाते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिशन पर कंट्रोल। और एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज? कंट्रोल मोर देन हाफ द टोटल, पहले हुआ करता था शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का मतलब होता था इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को उन्होंने समझा रखा था कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, टोटल वोटिंग पावर, यानी कि जो भी शेयर लिए जाएंगे वोटिंग पावर वाले लिए जाएंगे, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस है। तो शेयर कैपिटल को चेंज करके, यानी पहले वर्ड था शेयर कैपिटल, अब कर दिया मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो ये एक अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखना है अगर डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे सब्सिडी कंपनी की, अदरवाइज आपके नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि अमेंडमेंट के प्रति जो इंस्टीट्यूट है बड़ा सजग रहता है, वो चाहता है कि स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट स्टडी मटेरियल को जरूर पढ़े और उसे पढ़ जो भी अमेंडमेंट आते हैं किसी भी अटेम्प्ट में वो जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो निधि कंपनी है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसका कारण क्या है कि पहले तो डेफिनेशन थी भी, मैं अगर आपको अभी पहले स्टडी मटेरियल से पढ़ाता हूं जो आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, फिर अमेंडमेंट पढ़ाता हूं, तो अमेंडमेंट में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, पहले डेफिनेशन थी, अब वो डेफिनेशन भी एक तरह से नहीं रही है। कवर्ड ऑन पेज नंबर 5.12, यानी कि जो डेफिनेशन है वो कहां पे कवर्ड है, 5.12 पेज नंबर पर कवर्ड है निधि कंपनी की। ये पेपर में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेंडमेंट है, तो आप थोड़ा सा एक बार इससे पढ़ जाइएगा, अच्छा रहेगा। निधि कंपनी की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 5.12 पर है, 5.14 आ गया, 5.12 पर है। 5.12 पर हम देखते हैं निधि कंपनी कहाँ गई निधि कंपनी? 5.12 पर ये 5.11 आ गया, इससे अगला पेज है 5.12, ये रहा 5.12 पब्लिक कंपनी आ गया, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी आ गया। आई थिंक वहां पर एक बार दोबारा देख लेता हूँ पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 5.16 पर है, सॉरी 5.16 पे चलते हैं। निधि कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पुरानी डेफिनेशन क्या थी? पुरानी तो एक बार वो आ सकती थी, लेकिन जो चेंज हुआ है उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो पेपर में आ सके। निधि कंपनी, ये निधि कंपनी आ गई 5.16 पर बॉटम में। निधि कंपनी which had been incorporated as a निधि कंपनी with the object of cultivating the habit of thrift, यानी cost cutting and saving amongst its members, receiving deposits from and lending to its member only for their mutual benefit, and which comply with such rules as may be prescribed by the CD for regulation of such class of company। इसे मैं समझा नहीं रहा यहाँ पर क्योंकि ये तो अब डेफिनेशन ही खत्म हो गई है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। फिर मोटे मोटे तौर से यानी निधि कंपनी वो कंपनी है जिसकी ये ऑब्जेक्ट्स हो जो नीचे चार्ट बना हुआ है। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है वो भी देख लेते हैं। निधि कंपनी इन दिस सेक्शन, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन अ कंपनी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट एज द केस मे बी, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई केसेस नहीं, हम केवल कह रहे हैं कि निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का मतलब वो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफाई करके जिसे निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बना दे। हमें नहीं पता क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके मेंबर्स के, उसके साथ क्या उनकी कोऑर्डिनेशन थे, हमें कोई मतलब नहीं है जो वहां पर पुरानी डेफिनेशन में था। तो देखा जाए ये कोई डेफिनेशन काम की नहीं है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट कंपनी में भी चेंज आया है। गवर्नमेंट कंपनी में जो चेंज आया है वो भी मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती थी जिसकी 51% शेयर कैपिटल, यहाँ वहां पे भी वर्ड था शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल या तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड की हुई थी या आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड की हुई थी या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड की हुई थी। तो वहां पर एक एक्सप्लेनेशन आई है कि शेयर कैपिटल की जगह आपको वोटिंग पावर पढ़ना है उन गवर्नमेंट कंपनी के लिए जिन गवर्नमेंट कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट के जो शेयर्स हैं इशू हुए हुए हैं। तो वहां शेयर कैपिटल की जगह आपको क्या पढ़ना है, वोटिंग पावर पढ़ना है। जैसा कि सब्सिडियरी कंपनी में शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग पावर था, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी में हर तरह की कंपनी के लिए शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग पावर था। गवर्नमेंट कंपनी में इतना अंतर आया है कि वह नॉर्मली हर कंपनी के लिए नहीं है, कि उन गवर्नमेंट कंपनियों के लिए जिन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले जो शेयर्स हैं इशू किए हुए हैं। तो ये टोटल 5 डेफिनेशन हैं जिसमें चेंज आया है, और इन 5 डेफिनेशन में देखा जाए 4 ही काम के हैं, आपके निधि कंपनी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि छोटी डेफिनेशन है कि निधि कंपनी मिक्स्ड बेनिफिट सोसाइटी मींस as a society or a company as the central government in the official gazette may notify। तो आप याद कर लीजिए, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, पेपर में अगर बाई चांस पूछ लिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी में चेंज आया, इसके अलावा स्मॉल कंपनी में चेंज आया, एक ओपीसी में रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में चेंज आया है, और एक सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। टोटल 60 नंबर का आपका बिजनेस फ्लो का पेपर है, और अगर 5-7 नंबर इस एक पेज को करने से आ जाते हैं तो आप खुद समझ लीजिए कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए ये बेनिफिट, ये जो अमेंडमेंट है आपके सीए फाउंडेशन के लिए नवंबर 20 एंड ऑनवर्ड थी। वैसे मई 20 में ही आ गए थे, लेकिन मई में कोई पेपर नहीं हो पाए, तो एक तरह से नवंबर 20 एंड ऑनवर्ड ये एप्लीकेबल होंगे, मई 21 के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।